Hi, today is 7th of September 2020 and this is set number 26, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है एज सच इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग होती है उसको क्लींस करने के लिए ये एक स्टेप है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट कैन बी परचेज्ड बाय एनी इंडियन सिटीजन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया कोई भी सिटीजन या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है। इज इट ट्रू? दीज बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशंस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस होते हैं तो इंस्टेड ऑफ दिस कैश और दिस चेक, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से हो सकते हैं। इज इट ट्रू? डोनर्स नेम इज मेंशन ऑन द बॉन्ड। जो भी बॉन्ड परचेज करके डोनेट करेगा उसका नाम वहां पे लिखा रहेगा। तो इनमें से करेक्ट क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी परचेज बाय एनी इंडियन सिटीजन, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये ट्रू है। These bonds can be used for making donation to any political party. ये any नहीं होगा, ये registered political parties होती है, ECI, any political party नहीं होगा। Donor's name is mentioned on the bond, this is also wrong. तो 2 is wrong, 3 is wrong, 1 is right. So the right option is this B, 1 only. This is first question. ये second question है, this is about ग्राम सभा। थर्ड टीयर गवर्नेंस का होता है सेंटर, स्टेट एंड देन दिस विलेज एंड दिस अर्बन लोकल बॉडीज। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या होता है? ये एक परमानेंट बॉडी होता है पंचायती राज सिस्टम का। तो इज इट अ परमानेंट बॉडी? इट्स पावर्स एंड फंक्शंस आर टू बी डिफाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। इसके जो पावर्स फंक्शंस हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है तो वो राज्य की जो सरकार है वो वहां पे डिवोल्यूशन करेगी। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो 1 जो है ये एक परमानेंट बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम में, एब्सोल्युटली ट्रू। पावर्स एंड फंक्शंस जो होते हैं पंचायती राज सिस्टम स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर होता है इस पावर को डिवॉल्यूशन करना। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, द राइट आंसर इज दिस बी। नाउ दिस इज नंबर 3। Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one's choice? You want to marry a person, it's your choice. One's right to marry the person of one's choice. Constitution में ये आपको फंडामेंटल राइट मिला है। तो किस आर्टिकल के थ्रू है ये? 19, 21, 25 या 29? सी, आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। सो इट्स योर लाइफ, यू हैव द राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस। सो दिस इज बी। Then this is number 4. Consider the following statements regarding the directive principles of state policy. Directive principles of state policy, instrument of instructions. ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये स्पेल आउट करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कंट्री में गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, नियम बनाने हैं, काम करना है, तो वो DPSP उनको गाइड करती है। तो ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में इंश्योर करते हैं। दिस इज ट्रू। सोशो इक्वालिटी पे वर्क होता है, जेंडर इक्वालिटी पे वर्क होता है, वेजेस पे है, आर्टिकल 40 है, तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। दिस इज ट्रू। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। अब यूजुअली हमें ऐसा हम देखते हैं कि एनी आया है, नॉट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। DPSP के कुछ प्रोविजंस भी हम देखते हैं, जैसे 39 भी आ गया, 39C हो गया, तो इससे नियम कोई लॉ बन रहा है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कोर्ट उसको एनफोर्सिएबल कर सकता है। बट द पॉइंट इज हमें डोमेन में सोचना है, एंड डोमेन में सोचेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज DPSP जो है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर पहली लाइन में लिखा होता है। तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, कॉन्टेक्स्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन में पूछा है वो सोचना है। So statement 1 is also right and statement 2 is also right, not enforceable by any court. So the right answer is this C, both 1 and 2. Now this is number 5. इंडिया में जुडिशियल रिव्यू, आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा केशवानंद भारती केस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस केशवानंद भारती। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी के पास पावर है टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो लॉज एंड ऑर्डर्स है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जुडिशरी प्रोनाउंस कर सकती है।
पावर्स ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन करेगी कि विजडम ऑफ द लॉ क्या है इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर कानून बनाए, लॉ बनाया, जुडिशरी उसको स्क्रूटिनाइज करेगी, रिव्यू करेगी। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। जो भी लॉ है, पहले बिल आता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो एक्ट बनता है, तो जुडिशरी के थ्रू जाएगा ये। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, मतलब सेल्फ करेक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज दिस ए। पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। जुडिशरी बस ये देखता है कि ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, केशवानंद भारती केस, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज द ए, फर्स्ट इज राइट। सो दिस इज नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स देखनी है। पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, दिस इज रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसाकर, चंपारण सत्याग्रह। हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स। नाउ वी नो दैट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये आए थे 1909 में, चेम्सफोर्ड थे 1919 में, तो ये तो सबसे पहले होगा 1909। सो वन हैज़ टू बी फर्स्ट, तो या तो ये होगा या फिर ए होगा या डी होगा। ओके, सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। फिर ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए थे, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो 1909 1917, तो 4 हैज़ टू बी सेकेंड, 1 4 दोनों में 4 है। कन्फ्यूजन होता है रॉलेट में और जलियांवाला बाग मैसाकर में, तो सी दिस इज द क्रोनोलॉजी। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुए, देन जो रॉलेट था वो 6 अप्रैल को हुआ था और जलियांवाला बाग 13 को हुआ था। दिस रॉलेट के बाद ये जलियांवाला बाग मैसेकर, तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, 1 4 देन रॉलेट देन जलियांवाला, तो राइट ऑप्शन इज दिस डी। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ये अवार्ड्स देती है, किस फील्ड में ये अवार्ड्स देती है? विजुअल आर्ट्स में, लिटरेचर एंड ट्रांसलेशंस में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ललित कला अकादमी, CCRT, विजुअल आर्ट्स, एंड दिस इंडिया ईयर बुक में भी था ये ललित कला अकादमी। सो द राइट आंसर इज दिस ए, ये विजुअल आर्ट्स में होता है, लिटरेचर नहीं होता है, परफॉर्मिंग भी नहीं होता है, दिस इज विजुअल आर्ट्स, ललित कला अकादमी। नाउ दिस इज नंबर 8। ये एक बुक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, बिकॉज ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को ट्रिपल कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बुक्स इससे रिलेटेड। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिटन बाय RC दत्त, दादा भाई, प्रकाश मलिक, जेम्स डॉवेल। सो द राइट आंसर इज दिस ए, RC दत्त। सो दिस इज नंबर 9। Who among the following had written down the रामचरित? रामचरित संध्याकर नंदी, चांद बारदोई, बाणभट्ट या कलहन, ये रामचरित किन्होंने लिखा है बुक का नाम? सो द राइट आंसर इज दिस ए, संध्याकर नंदी। ये पाला एम्पायर में थे और इन्होंने फिर यहाँ पे दिस रामचरित बुक लिखा। सो द राइट आंसर इज दिस ए। नाउ दिस इज नंबर 10। गांधी जी ने डिसाइड किया इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, सत्य का आग्रह, पर यूजुअली ये मास स्केल में होता था, बट यहाँ इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद, किसके कारण? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इरोडेड ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज, गांधी जी प्रोपोनेंट थे आर्टिकल 40 लोकल बॉडीज। रिलीजियस इंटॉलरेंस इन द कंट्री साइड, ऑगस्ट ऑफर मेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, इंडिया डिमांड कर रहा था फ्रीडम, ब्रिटिश ने दिया ऑगस्ट ऑफर। स्टेट ऑफ अनटचेबल्स इन द कंट्री, तो उस टाइम पे ये इश्यूज भी थे, बट जो ट्रिगर था इंडिविजुअल सत्याग्रह का था दैट वाज रिलेटेड टू दिस सी। ऑगस्ट ऑफर ब्रिटिशर्स ने था इस टाइम पे मेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ऑगस्ट ऑफर टेनेबल नहीं था, तो इन्होंने फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने प्लान किया। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे ये और सेकंड सत्याग्रही कौन थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह। आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह किन्होंने किया, देन सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? सो दिस इज सी। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दिस गिर नेशनल पार्क। अभी टाइगर सेंसस भी हुए थे और लायन का भी हुआ, लायन टाइगर दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। लायन मोस्टली रहते हैं गिर नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ये ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस है. It is inhabited by this Maldhari pastoral community. Now you should know where is Gir. Gir is in Gujarat. Asiatic lion का although इनका ट्रांसलोकेशन का बात है बट राइट नाउ ओनली नेचुरल हैबिटेट इज दिस गिर नेशनल पार्क ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड यस, ये जो मालधारी पेस्टोरल कम्युनिटी होती है, घुमक्कड़ होते हैं, नोमैड्स, ये यहाँ पे रहती है, inhabited by Maldhari pastoral community. So the right answer is this C. This is also true and this is also true. ये नंबर 12 है. अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था अटल टनल के बारे में. अटल टनल, रोहतांग पास. विद रेफरेंस टू फॉलोइंग माउंटेन पासेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जोजिला, वेयर इज जोजिला, वेयर इज बनिहाल, वेयर इज खारदुंगला एंड वेयर इज जेलपला. यू हैव टू मैच, यू हैव टू टेल कि कनेक्ट क्या है. जोजिला कनेक्ट करता है लद्दाख को शिमला से. नाउ दिस इज रॉन्ग, लद्दाख और शिमला तो नहीं होता है जोजिला. बनिहाल कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर वैली में, कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली. जम्मू और कश्मीर को बनिहाल पास कनेक्ट करता है. खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड. और जेलपला है गुवाहाटी में, कनेक्ट तवांग विद गुवाहाटी. नाउ वी नो दैट जेलपला इज नॉट इन गुवाहाटी एंड जोजिला लद्दाख एंड शिमला नहीं है. तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3. द राइट ऑप्शन इज दिस बी. जो जोजिला है ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है दिस लेह से, एंड जेलपला है सिक्किम में. सो सिक्किम एंड देन फिर ऊपर तिब्बत ही आ जाता है. सो द राइट आंसर इज दिस 2 and 3. 2 and 3. जोजिला, बनिहाल, खारदुंगला, जेलपला. और अटल टनल कहाँ पे बन रही है? रोहतांग पास में. नाउ दिस इज नंबर 13. विद रेफरेंस टू ओजोन हम पढ़ते हैं. ओजोन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन. इट इज़ फाउंड इन बोथ द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. तो क्या ये स्ट्रेटो ट्रोपो दोनों जगह मिलती है? इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, मतलब पहला पॉल्यूटेंट बना फिर वो दूसरा पॉल्यूटेंट बनाएगा रिएक्शंस एंड ऑल से. तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है ओजोन. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. ट्रोपोस्फेयर में जो होती है ये लेयर्स ऑफ दिस एटमॉस्फेयर है. NCERT क्लास 11th, दिस फिजिकल एंड दिस इंडिया, these two are golden books. Read it 2-3 times, you would get every question correct in your geography section. Tropospheric ozone is the result of chemical reaction in the absence of sunlight. Ground level ozone is the least threatening pollutant. जो ground पे होती है वो threatening नहीं होती है. So what is the right answer here? The right answer is this C. 3 and 4. अब C क्यों होगा? Because यहाँ पूछा है not correct. तो जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, ट्रोपोस्फेयर में भी है. ऊपर रहती है तो वो बेनिफिशियल होती है, यूवी रेडिएशन को स्टॉप करती है. और जो ट्रोपो देन नीचे जो आती है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे होती है, ये जो होती है दैट इज पॉल्यूटिंग इन नेचर. ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है. ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन होती है रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. नो, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा. ग्राउंड लेवल ओजोन लीस्ट थ्रेटनिंग नहीं होती, ये बहुत डेंजरस पॉइजनस होती है. तो ग्राउंड लेवल पे हमें ओजोन इज नॉट वांटेड. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. ओजोन का एक ट्रीटी भी है, नेम दैट ट्रीटी. नाउ दिस इज कावेरी रिवर इज अगेन साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. ये कावेरी, देन फिर ये कृष्णा एंड देन ऊपर ये गोदावरी. कावेरी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मतलब दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. तो कावेरी वेस्ट में जा रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इट फॉर्म्स अ डेल्टा. ये डेल्टा फॉर्म करेगी क्या? काबिनी, पेरियार इसकी ट्रिब्यूटरीज है. ये तो रॉन्ग है. काबिनी तो इसकी ट्रिब्यूटरी है बट पेरियार इज नॉट ट्रिब्यूटरी. पेरियार रिवर तो यहाँ केरला में आ रही है. सो दिस इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज दिस सी, 2 only. इट फॉर्म्स अ डेल्टा. दैट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. 2 only. दैट इज सी, 2 only. नाउ ये हैं कुरील आइलैंड्स. वेयर आर कुरील आइलैंड्स? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुरील आइलैंड लोकेटेड एट साउथ चाइना सी में. न्यूज़ में हमने पढ़ा 9 डैश लाइन होती है और चाइना क्या कर रहा है, यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैं, शोल्स हैं, स्पार्टले आइलैंड्स हैं, स्कैरबारो शोल है, उनको क्लेम कर रहा है कि दिस बिलोंग्स टू चाइना. तो कुरील आइलैंड भी है. इट इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड जापान. और चाइना एंड जापान कॉन्टिन्यूसली, अभी शिंजो आबे का भी हमने पढ़ा था कि ये डिस्प्यूट होता है टेरिटोरी में. डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड जापान. नाउ हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर नॉट करेक्ट. तो इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट. तो इसमें ये दोनों ही नॉट करेक्ट है. ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज जो कुरील आइलैंड है ना वो साउथ चाइना सी में नहीं है. ये ओखोत्स्क और पैसिफिक को कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ में है.
नॉर्थ में मतलब ये जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, ना कि चाइना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नॉट करेक्ट पूछा है तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। आंसर इज बी। नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। रेवेन्यू यूजुअली डे टू डे सर्विसेज, पेमेंट्स एंड ऑल इनके लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अ पार्ट। सब्सिडी, सब्सिडी तो रेवेन्यू में आएगा, पेमेंट देना है, वेजेस है, तनख्वाह एंड ऑल रेवेन्यू में आएगा, पेंशंस भी एक रेगुलर रिकरिंग जो नेचर होता है ना कॉस्ट का, रिकरिंग कॉस्ट वो यूजुअली रेवेन्यू में होता है। तो दीज आर रेवेन्यू। बट अगर कोई मिसाइल खरीदना है हमें तो वो रेवेन्यू में नहीं आता है। सो ए इज द राइट आंसर। ये निधि कंपनीज हैं। निधि कंपनीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे ग्रुप कंपनी बना लिया, आपस में ही वो ऐसे फाइनेंशियल डील्स कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू दिस निधि कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग। निधि कंपनी क्या होती है? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे एक तो हमारे बैंक्स एंड ऑल हो गए, फिर ये एनबीएफसीज होती है। एनबीएफसीज का पर्पस होता है दिस बैंकिंग, दिस को पेनिट्रेशन ज़्यादा करना, ज़्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। नॉन बैंकिंग, बैंकिंग नहीं है, फाइनेंशियल कंपनीज है, एक क्लास है निधि कंपनी। दे आर रेगुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग राज्य में, बंगाल में, उड़ीसा, इधर अलग अलग इनका रेगुलेशन होता है। दीज डील्स विद देयर शेयर होल्डर मेंबर ओनली। तो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं ना वो ही आपस में डील कर पाएंगे, बाहर को नहीं होगा। तो निधि कंपनी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी। ये ऑब्वियसली क्लास है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, तो 1 इज ट्रू। दे डील विद देयर शेयर होल्डर मेंबर्स ओनली। केवल शेयर होल्डर मेंबर्स के साथ ही डील करते हैं, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 3। ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, ये गवर्न करती है दिस कॉर्पोरेट अफेयर। और लॉजिकल है, निधि कंपनीज अगर पूरे इंडिया में है तो हर राज्य में अलग अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। एक सेंट्रलाइज्ड होगा कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री जो उसको गवर्न करेगी। कंपनीज एक्ट में भी इसका मेंशन है। तो दिस इज निधि कंपनी, निधि कंपनीज। नाउ ये बात है 18 का। ये कॉन्टिन्यूसली हम न्यूज़पेपर में बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। अभी शक्तिकांता दास साहब ने बोला था डिकपलिंग हो रही है इक्विटी मार्केट की और दिस इकोनॉमी की। विद रेफरेंस टू द बियर मार्केट, बियर है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रेफर करता है मार्केट विद दैट एक्सपीरियंस सस्टेन्ड इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस। मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ रही है। ये सिग्निफाई करता है कंट्री इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई। अब इसमें देखिए बियर होता है और बुल होता है। बियर क्या करेगा? बियर स्क्रैच करता है, स्क्रैच करता है मतलब नीचे गिराएगा। तो बियर मार्केट क्या करेगा? नीचे फॉल होगा शेयर्स का, यहाँ लिखा है राइज, तो दिस इज रॉन्ग। बुल होता है, बुल रनिंग करता है, तो जब बुल आता है मतलब शेयर मार्केट इज गोइंग अप, सिग्निफाइज दैट कंट्रीज इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। अब हमारा इक्विटी मार्केट तो अच्छा कर रहा है, बट क्या इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है? एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई है? नो, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस सी। इनकरेक्ट पूछा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट आंसर इज दिस सी। नाउ नंबर 19, ये होता है आरबीआई का मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करती है आरबीआई। आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी एक काम दिया गया है, मतलब 4+-2%। तो उसके अकॉर्डिंगली वो रेपो रिवर्स रेपो चेंज करता है। आरबीआई चाहती है कि रेपो रेट कम हो, इससे लिक्विडिटी बढ़े, बट इन्फ्लेशन का डर है तो रेपो रिवर्स रेपो वो फर्दर कट नहीं कर रही है। तो इज इट अ पार्ट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो प्रोवाइड करता है अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक नीड्स टू सेट असाइड विद आरबीआई। एसएलआर मतलब ये पैसा आपको अलग से कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो सी। रेपो और रिवर्स रेपो सेपरेट चीज़ होती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होता है ओवरनाइट अगर कुछ बोरो करना है, मिसमैच हो रहा है, तो एमएसएफ के थ्रू वो पैसे लेता है बैंक आरबीआई से, तो दिस इज अ सेपरेट थिंग। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर जो होता है ये नहीं होता है कि कितना मनी आपको आरबीआई के पास रखना है, ये तो आपको लिक्विडिटी फॉर्म में रखना है। ये सीआरआर अलग चीज़ होती है। तो दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये दोनों गलत हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये बात है सेस का। जीएसटी में सेस अभी काफ़ी न्यूज़ में। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। एक स्पेशल पर्पज़ के लिए टैक्स लगाया। जीएसटी में टैक्स लगा रहे हैं, बट एक स्पेशल टैक्स लगा रहे हैं कि स्टेट्स को जो 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का टारगेट प्रॉमिस किया था उसको कंपनसेट कर पाए। तो वो एक सेस हो गया, स्पेशल पर्पज़ के लिए टैक्स लगाए। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर।
It is credited into the consolidated fund of India and is then allocated to any purpose the government deems fit. ये CFI के अंदर होता है क्या? द प्रोसीड्स ऑफ सेस शुड मैंडेटरीली बी शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, और ये मैंडेटरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करे सेस। जैसे CFI का जो होता है उसके लिए फाइनेंस कमीशन कल देखा था, वो बताता है कितना शेयर करना है, तो सेस भी क्या उसमें इंक्लूडेड है। हमको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ये एक टैक्स है, बेस लायबिलिटी ओवर एंड अबव है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, ये पब्लिक अकाउंट में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता है। ये जो सेस होता है इसकी जो प्रोसीड्स है सेस की वो मैंडेटरी नहीं है। तभी तो आप जीएसटी में देखो, जीएसटी में सरकार ने मना कर दिया सेस देने से, मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी में जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो सीएफआई से पैसा ला के यहाँ पे ला रहे थे, मतलब सेस सीएफआई में नहीं जाता है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज दिस ए। नाउ लेट अस मूव टू करंट अफेयर। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बहुत न्यूज़ में है, ECA 1955, इसमें अपडेट्स भी हुए हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया, हैव अ लुक। Act is administered by Ministry of Health and Family Welfare because healthcare and all, Ministry of Health and Family Welfare. Under the Act, government can fix the maximum retail price, MRP फिक्स कर सकता है किसी भी पैकेट प्रोडक्ट का, और डिक्लेयर कर सकता है उसको एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी MRP डिसाइड कर दो और उसको एसेंशियल कर दो, गवर्नमेंट कर सकती है इस एक्ट के अंदर। मास्क और सैनिटाइजर्स अभी डिक्लेयर हुए, कैन लिखा है, कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, सी। जब भी मिनिस्ट्री आती है ना, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस बट बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज जब आंसर्स फ्रेम कर रहे होते हैं ना तो इन चीज़ों के साथ वेरिएशन करना ईजी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जैसे नाम चेंज कर दिया एंड ऑल, तो एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये होता है कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। सो कंज्यूमर अफेयर्स के, सो दैट इज़ वाई अगर कंज्यूमर अफेयर्स है तो क्या गलत हो गया, दिस वन इज़ रॉन्ग। वन इज़ रॉन्ग मतलब दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। मैक्सिमम रिटेल कैन कर सकती है, कैन फिक्स, कैन भी हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज नंबर 22। पैंडेमिक है, डिसीज है, इम्यूनिटी है। तो पैंडेमिक डिसीजेज आर दोज for which people do not have immunity and they spread around the world beyond expectations, तो उसको हम पैंडेमिक डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे वर्ड दिस WHO PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऐसे करके डिक्लेयर करेगा। एपिडेमिक होता है लार्ज आउटब्रेक विच स्प्रेड्स अमंग अ पॉपुलेशन और अ रीजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पैंडेमिक और एपिडेमिक फाइन डिफरेंसेस होते हैं। नाउ दिस इज अबाउट रोटो एंड सोटो, ये अभी न्यूज में था, रोटो एंड सोटो। व्हाट इज दिस, इज इट अबाउट रोबोटिक्स, कोविड-19 सम रोबोट है, इज इट सम स्पेस क्राफ्ट, स्पेस एक्स का कोई रॉकेट है ये, और ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन जैसी कोई चीज़ है, या फिर एक ये कोई नई लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, दिस प्रोजेक्टाइल। और जो क्रूज होती है वो ऐसे फायर होती है, प्लेन की तरह मूव होती है, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक। तो ये रोटो सोटो क्या है, रोटो सोटो इज ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, ये डोनेशन हम पॉसिबल है, आइज का यूजुअली हम डोनेट करते हैं, ऑर्गन्स, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ये ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल, ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अभी महाराष्ट्र में ये न्यूज़ में था, रोटो सोटो। सो दिस इज सी, ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, सी। नाउ दिस इज नंबर 24। ये भी बहुत न्यूज़ में है, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये जितने भी न्यूज़ आए ना कोविड-19, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डज इट मीन। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, अगेंस्ट कोरोना वायरस, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Convalescent plasma therapy seeks to make use of the antibodies developed in the recovered patient against the coronavirus. It will be used for the first time to cure any viral disease. ये ग्राउंड ब्रेकिंग नया फाइंडिंग हुआ है अभी ऐसा। कॉन्वालेसेंट में क्या होता है, ये पेशेंट ए है, इसको कोविड हुआ बट पेशेंट ए रिकवर हो गया, तो पेशेंट ए में एंटीबॉडीज होगी ब्लड में, ये एंटीबॉडी हम दे देते हैं किसी थर्ड पर्सन को एज अ प्रोफाइलेक्टिक और एज अ रिकवरी। प्रोफाइलेक्टिक मतलब उसको एज अ प्रिवेंशन हो जाएगा वायरस थ्रेट का, और दिस एंटीबॉडी मतलब अगर कोविड हुआ है तो ये हेल्प करेगा रिकवरी में, तो ये एंटीबॉडी होती है। तो दिस इज ट्रू, बट ये पहली बार नहीं हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस भी पहली बार नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं। ये जूनोटिक डिसीजेज होती है एनिमल टू ह्यूमन, जैसे पहले मर्स आया था, सार्स आया था, इन सब में भी हम पहले कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्राई कर चुके हैं। सो द राइट आंसर इज दिस ए ओनली।
ये मैक्स 4028 ये नंबर क्या है? ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। व्हाट इज़ दिस? अभी हम रशिया से प्लेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मिग 29 एंड ऑल, सुखोई भी होगा। फाइटर जेट इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया का एक वर्जन है मैक। ये रोवर है चंद्रयान 2, अभी लॉन्च करना है हमें, डिले हो गया 2021 बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये बायो फोर्टिफाइड डूरम व्हीट वैरायटी है या फिर ये कोविड-19 का एक नया टेस्टिंग किट है जो सम आईआईटी ने निकाला है, कोविड-19 टेस्टिंग किट। Now, what does this mean? Max to 40828. This is this बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम व्हीट वेराइटी। ऐसे नंबर होते हैं ना, यूजुअली ये क्रॉप्स में ज़्यादा आते हैं। बायो फोर्टिफाइड दिस व्हीट वेराइटी, जैसे जब अपन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उनके भी ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं। तो ये व्हीट की वेराइटी है और बायो फोर्टिफाइड है, मतलब इसमें जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं व्हीट के, तो उनमें ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज, फोर्टिफाई कर दिया है, ये इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो that is this bio fortified. So the right answer is this C. So today we talked about this Max 4028. This is bio fortified durum wheat variety. Statement about this convalescent plasma therapy. This is not the first time we are doing this. We have done this before. Roto Soto is for organ and tissue transplant organization. This is pandemic, disease and epidemic. You should know the difference. Essential Commodity Act में अभी क्या changes भी हुए हैं. This सेल्फ रिलायंट इंडिया में रिलीफ एंड रिफॉर्म कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है ये। देन दिस इज सेस, व्हाट इज सेस, टैक्स ऑन टैक्स एंड फाइन डिटेल्स। एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, दीज आर वर्ड्स। ये बियर मार्केट होता है एंड बुल एंड बियर, दीज टू थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। ये निधि कंपनीज भी बहुत आजकल न्यूज में है। देन नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, परचेज ऑफ मिसाइल। दिस इज अबाउट कुरील आइलैंड्स वेयर इट इज, और डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के बीच में है। दिस इज कावेरी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस ट्रोपोस्फेयर, ओजोन। ये पासेज है, ऑल दीज पासेज आर इंपॉर्टेंट। लोकेशन गिर नेशनल पार्क इज अगेन लायंस, इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहले सत्याग्रही दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही। रामचरिता संध्याकर नंदी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रोमेश चंद्र दत्त। ललित कला अकादमी, दैट इज दिस फॉर विजुअल आर्ट, मॉर्ले मिंटो एंड दिस क्रोनोलॉजी। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल, रिमेंबर नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। दिस इज राइट टू मैरी, आर्टिकल 21, ग्राम सभा एंड दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। So this is 7th of September, set 26, 25 MCQs in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.